हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर, और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बीआरबीएल मॉड्यूल ए का कंप्लीट कवरेज इन योर वन सेशंस। तो अगर आप सीआईबी जून 2025 के एग्जाम को टारगेट करो और स्पेसिफिकली बीआरबीएल की अमेजिंग तरीके से रिवीजन करना चाहते हो, तो इन डेप्थ कवरेज आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का इसी सेशन में होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी एक ही सेशन में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कवरेज यहां पे कर ले। यस ऑफ कोर्स, इस पूरे सेशन में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। जितने मर्जी क्वेश्चंस कर ले, जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक ही मॉड्यूल में आपका एंटायर कॉन्सेप्ट्स की कवरेज होने वाली है। तो आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ फॉर सीआईबी जून 2025 का कंप्लीट कवरेज इन योर वन सेशन, वन वीडियो फॉर वन मॉड्यूल। और आज हमारे पास टारगेटेड मॉड्यूल ए है। फटाफट से यहां पे सेशन को करिए लाइक और अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा मॉड्यूल ए का एंटायर कंप्लीट कवरेज रहने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को कर दिया होगा सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देगा अपने कलीग्स के साथ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। बाकी इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको ऑलीबोर्ड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर ए में, जो कि है आपका यहां पे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक। देखिए हमारे पास ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर आज हम जो करेंगे वो करेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। तो इस चैप्टर के अंदर में यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 से हम हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो आपका डील करता है वो डील किससे कर रहा है? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। मतलब कानूनी कुछ स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। एक बैंक को रेगुलेशन कैसे करें, बैंक होता क्या है, कौन कौन से कानून है हमारे पास, तो इसको सेग्रीगेट करते हैं। अगर मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो लीगल फ्रेमवर्क में आपको यहां पे 2 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे पूरे बीआरबीएल के सिलेबस के अंदर में। दैट इज योर बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड दूसरा जो रेगुलेशन आपके साथ यहां पे चलने वाली है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये आपका सेकेंड लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जो कि हमें यहां पे कवर करना है। रेगुलेशंस ऑफ बैंक के लिए हमारे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, वो अलग अलग रेगुलेशंस आपके कवर करते हैं। तो वो रेगुलेशंस किस तरीके से हैं वो रेगुलेशंस के अंदर में हम समझेंगे। जैसे रेगुलेशंस में बैंक को कैसे कंट्रोल किया जाए, बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाए, तो वो रेगुलेट कैसे होगा बैंक, बैंक को कंट्रोल कैसे करेंगे, हर एक एस्पेक्ट्स को आप यहां पे देखोगे इस चैप्टर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब तीसरी चीज पर अगर हम आए तो तीसरा चीज आपका क्या कह रहा है? तीसरा चीज यहां पे आके कह रहा है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। सर एक बैंक बनानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाउ वी कैन बी फॉर्म द बैंक। तो आपके चैप्टर के नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। अगर आप इस चैप्टर का नाम ही बस पढ़ो तो आपको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर में। एक एक एस्पेक्ट्स को अमेजिंग तरीके से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं बैंक की डेफिनेशन से, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर के अंदर में आपको समझना पड़ेगा कि बैंक होता ही क्या है। तो बैंक का यहां पे अगर मैं डेफिनेशंस देखूं तो बैंक का क्या कोई डेफिनेशन भी है सर? यस ऑफ कोर्स, बैंक का आप लोगों का डेफिनेशन भी है। तो बैंक का डेफिनेशन जो सेक्शंस में लिखवाऊं वो सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आएंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट 1949। तो ये सेक्शन 5 सबसेक्शन बी आपका कहीं ना कहीं डील करता है किस चीज में? बैंक के डेफिनेशन के बारे में ये डील करता है। तो सर अब हमें ये समझना पड़ेगा ना कि बैंक का डेफिनेशन होता क्या है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बैंक के डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड बहुत बार इस पे क्वेश्चंस भी आपके बने हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बैंक के डेफिनेशन को देखता हूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, दो चीज निकल के आता है। एक बैंक को कैसे डिफाइन किया गया है, बैंक को डिफाइन किया गया है एनी एंटिटी हु हैविंग अ बिजनेस ऑफ, यानी कोई भी एंटिटी जो कि एक बिजनेस कर रही है। किस चीज का बिजनेस कर रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स for the purpose of what, for the purpose of granting loans and advantage, for the purpose of granting loans and advances। तो हमारे पास कोई भी ऐसा एंटिटी जो कि एक बिजनेस कर रही है, बिजनेस मतलब क्या, कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का। अब ये डिपॉजिट में आपके कोई भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, ये आपके सेविंग डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं एंड ये आपके टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। तो टर्म डिपॉजिट्स हो या सेविंग डिपॉजिट्स हो, ये कोई भी डिपॉजिट्स की यहां पे बात की गई है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स किससे सर, किससे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की बात की गई है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये डिपॉजिट्स आपके पब्लिक से, फ्रॉम होम, फ्रॉम द पब्लिक, मतलब पब्लिक से क्या करना, यहां पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। अब जब आपने पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया तो किस पर्पस के लिए किया, यहां पे वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो अब ये जो डिपॉजिट्स होगा ना, ये आपका रीपेबल ऑन डिमांड होगा, विच इज ए रीपेबल ऑन डिमांड। जैसे ही कस्टमर ने अपना पैसा मांगा हमें वापस करना पड़ेगा, और कस्टमर अगर आप चाहे तो वो खुद से भी यहां पे विड्रॉ कर सकता है। कस्टमर अगर चाहे तो वो खुद से भी विड्रॉ कर सकता है। तो ये विड्रॉएबल बाय क्या है, विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर। तो ये आपके चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर से क्या हो सकते हैं, यहां पे विड्रॉ हो सकते हैं। ये पूरी इसकी डेफिनेशन निकल के आती है बस इतने से पार्ट के अंदर में, जिसमें हर एक एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं कहां कहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, बैंक का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब कहां, किससे डिपॉजिट्स, पब्लिक से। कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, तो एनी डिपॉजिट्स, कोई भी डिपॉजिट्स को, रेकरिंग डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या वो डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक होगा या रीपेबल ऑन डिमांड होना चाहिए, यस, ये रहा आपका। और किस पर्पस के लिए यहां पे ले रहे हो, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा। अगर आपको मैं डेप्थ में बताऊं तो एक ही डेफिनेशन के ऊपर में अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो अलग अलग तरीके से 4, 5, 6 नंबर के क्वेश्चन यहां पे बना सकते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सर हमारे पास ना एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन आता है, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 49A, सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सेक्शन किससे डील करता है, ये डील करता है आपका डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। ये सेक्शन थोड़ा सा अजीब सेक्शन है। क्यों है सर ये अजीब, मैं इसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूं। ये सेक्शन थोड़ा अजीब सेक्शन क्यों है, इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताता हूं। विड्रॉएबल बाय चेक इसलिए क्योंकि ये सेक्शन कह रहा है कोई भी एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कर ही नहीं सकती। ये आपका सेक्शन ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नो बैंकिंग कंपनी, नो बैंक, नो पर्सन other than banking company, State Bank of India, Reserve Bank of India can accept deposits which is withdrawable by check।
तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी पर्सन अदर देन, मतलब अगर हम यहां पे बैंक को छोड़ दे, मतलब बैंक को छोड़ के, ये देखो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन है ये, बैंक को छोड़ के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई और एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता जो कि विड्रॉएबल बाय चेक है। साथ में ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई सेविंग स्कीम्स के अंदर में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है ना, नोटिफाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एनी सेविंग स्कीम कोऑपरेटिव सोसाइटी notified by central government can also accept this deposit। तो वो भी इस डिपॉजिट को यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इनका कहना है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन का मेरा कुछ रिप्लाई है। क्या रिप्लाई है? मैं कह रहा हूं कि जो जितने भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज है क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो मेरा क्वेश्चन ये रहा कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज का क्या, नॉन बैंकिंग एंटिटीज जैसे आप लिख सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। तो अगर कोई नॉन बैंकिंग एंटिटीज यहां पे एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स यहां पे करना चाहती है तो यस ऑफ कोर्स वो भी कर सकती है। देखिए इसका रिप्लाई मेरा क्या रहा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एनी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर unincorporated society, unincorporated society can also accept deposits from the public। लेकिन उनके लिए कंप्लाई करना पड़ेगा इन्हें क्या, आफ्टर complying from section 73 to 76 of Companies Act 2013। तो वो हमारे पास कंप्लाई कर सकती है। अगर उन्होंने कंप्लाई किया सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट तक, तो वो डिपॉजिट को यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट है, किसके लिए, एनबीएफसी के लिए एक स्पेशल पॉइंट आता है आपका, ठीक है ना, एक एनबीएफसी के लिए स्पेशल पॉइंट आता है, तो वो स्पेशल पॉइंट को भी हम यहां पे कवर कर लेते हैं। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो हमारे पास कहता है कि अगर कोई एनबीएफसी एक्सेप्ट करना चाहती है तब क्या, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी। तो अगर कोई एनबीएफसी यहां पे एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उन्हें कुछ डायरेक्शन मानना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डायरेक्शन, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स पब्लिक डायरेक्शन 1998। तो उनको ये सबसे पहले कंप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा चीज यहां पे कुछ अदर डायरेक्शन है चैप्टर 3 भी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी मानना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज मानते ही आप यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स फ्रॉम कोई भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज कर सकती है। तो अदर डायरेक्शंस प्रिस्क्राइब अंडर चैप्टर 3 बी ऑफ आरबीआई एक्ट। तो अगर आपने ये कंप्लाई किया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पे एनबीएफसी हो तो आप भी यहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को कर सकते हो। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। आइए अभी तक जितनी भी चीजों का हैंड रिटन नोट्स बनाया
जो भी चीज हमने समझा क्या वो सर सही भी समझा कि नहीं, कैसे चेक होगा? प्रोविजन के बेस पे। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया आपको कि डेफिनेशन ऑफ बैंक आपका कौन सा सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है आपका कि कोई भी बैंक यहां पे एक्सेप्ट करती है क्या डिपॉजिट्स को, किस पर्पस के लिए? आगे लोन देने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करती है सर? ये पब्लिक से एक्सेप्ट करती है। एंड ये कभी भी आपका रीपे हो सकता है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड यू कैन बी विड्रॉ बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। तो किसी भी तरीके से आप चाहे चेक से चाहे ड्राफ्ट से इसे विड्रॉ कर सकते हो। क्या यही लिखवा के दिया मैंने? यस ऑफ कोर्स। फिर मैंने कंट्रोवर्शियल सेक्शन आपको बताया, जो सेक्शन आपका क्या है? सेक्शन 49A। ये सेक्शन 49A क्या कह रहा है? डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। ये सेक्शन साफ साफ कह रहा है कोई भी पर्सन, नो पर्सन अदर देन, मतलब यानी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट सोसाइटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है, बस इन्हीं के पास अधिकार है कि ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि विड्रॉएबल बाय चेक होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकती। बट मेरा क्वेश्चन ये था इन्हें कि सर व्हाट हैपन अगर कोई नॉन बैंकिंग एंटिटीज एक्सेप्ट करना चाहे डिपॉजिट्स, तब क्या होगा? तो फिर इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज होती है, कंपनीज होती है, फर्म होती है, कुछ अदर अनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होते हैं, ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं यहां पर डिपॉजिट्स को अपने पब्लिक से। लेकिन इनको कंप्लाई क्या करना पड़ेगा? इनको कंप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कंप्लाई करते ही ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एनबीएफसी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगर एक्सेप्ट करना चाहती है तो कैसे करेगी सर? ये भी लिखवा के मैंने आपको दिया कि अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है तो उन्हें यहां पे डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1998 मानना पड़ेगा। और साथ में ही इनको कुछ अदर डायरेक्शंस भी मानने पड़ेंगे जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर 3 बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो चैप्टर 3 बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में जो अदर डायरेक्शन है वो भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये करते ही ये क्या कर सकते हैं? यहां पे हमारे पास ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स को। चलिए बाकी हमारे पास कह रहा है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी को यहां पे अपना बिजनेस करना है तो सेक्शन 22 के अंदर में लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के बाद ही आप अपना बैंकिंग बिजनेस को कमेंस कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपका आ गया। उसके बाद ही अपने नाम के साथ आप बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है सेक्शन 22 के अंदर में, तब आप अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी यूज नहीं कर सकते। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल ओवर रेगुलेशन ऑफ बैंक। कंट्रोल ओवर रेगुलेशन ऑफ बैंक। तो बैंक को रेगुलेशंस से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये चैप्टर है। तो जब मैं इस चैप्टर के बारे में देखूं तो कौन कौन से आपके यूनिट्स कवर होते हैं? इसमें सबसे पहले जितने भी बैंक्स हैं, लाइसेंस फॉर बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग बिजनेस के कवर करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको भी पता है वो लाइसेंस किस सेक्शन में लेना पड़ता है? सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में, बीआर एक्ट के अंदर में इनको लाइसेंस लेना पड़ता है सबसे पहले। अब वो लाइसेंस से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपका यहाँ पे डील करता है इस टॉपिक में। जैसे कि आपका प्रपोज मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपका प्रपोज मैनेजमेंट क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा हमारे पास यहां पे डील करता है किस चीज से? दैट इज आपके पास एडिक्वेट पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। एडिक्वेट पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास मेंटेन होना चाहिए। तीसरा हमारे पास यहां पे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेट कर रहे हो। ऑपरेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आपका ऑपरेशन होना चाहिए। फ्यूचर के जितने भी
डिपॉजिटर हैं उनको आप पे ऑफ कर पा रहे हो, प्रेजेंट या फ्यूचर के डिपॉजिटर को आप पे कर पा रहे हो, तो वो भी आपका यहां पे डील करता है किस पर्सपेक्ट्स में, फोर्थ नंबर पॉइंट। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के डिपॉजिटर प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर को पे कर पा रहे हो, तो ये कंडीशन के बेसिस पे जैसे ही आपने सेटिस्फाइड किया, आपको यहाँ पे बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल जाएगी। उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है रेगुलेशंस, रेगुलेशंस अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑफ शेयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी banking company on distribution of commission और डिस्काउंट ऑफ शेयर। तो एक शेयर की कमीशन बिकवाने के लिए, सेल करने के लिए जो कमीशन और डिस्काउंट आप देते हो, तो उसमें कौन कौन से रेगुलेशंस काम आते हैं, कितना आप दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते, इसके बारे में आपका सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका कवर होता है, जिसमें हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं आपका सेक्शन 13। तो जो सेक्शन 13 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, वो स्पेसिफिकली आपका इसी के ऊपर में डील करता है। तीसरा हमारे पास टॉपिक आता है पेड अप शेयर कैपिटल का। पेड अप शेयर कैपिटल जो कि आपका सेक्शन 11 डील करता है। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसपे इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछती है, और 4 से 5 नंबर तो आप मान के चलो कि आपके यहां से कवर हो ही जाएंगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 11 ऑफ बीआर एक्ट क्या है हमारे पास, वो आपका डील करता है सेक्शन 11 में। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। साथ में ही इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एक और एस्पेक्ट्स कवर होता है। वो एस्पेक्ट्स कौन सा है आपका, वो आपका यहां पे कवर होगा, दैट इज योर व्हाट, ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय एनी बैंक और डूइंग टेम्पररी प्लेस ऑफ, और ओपनिंग टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस। तो टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ओपन करोगे, कहां कैसे ब्रांच ओपन करोगे, उसके क्या क्राइटेरिया रहेंगे, हर एक एस्पेक्ट्स यहां पे हम कवर करेंगे इन वेरी डिटेल। पहला टॉपिक तो मैंने आपका कवर कर दिया, ये वाला लाइसेंस फॉर बैंकिंग कंपनी, कि बैंकिंग कंपनी कैसे लाइसेंस लेगी, तो इसके लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरा आपका कंडीशन हम सेटिस्फाइड करते कमीशंस के ऊपर में, जो कि आपका सबसे बेहतरीन सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 13। अभी तक बहुत बार इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका आता है मैक्सिमम परमिजिबल कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट on the sale of share of banking company। तो बैंकिंग कंपनी के अगर कोई भी यहां पे शेयर की सेल की बात करें, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट और कमीशन आप दे सकते हो। तो इसमें पता है आपका अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है, प्रायर अमेंडमेंट कुछ और चीजें थी, पोस्ट अमेंडमेंट कुछ और चीजें आ गई। तो अमेंडमेंट से पहले क्या था वो देखते हैं, और अमेंडमेंट के बाद आपका ऐसा क्या चीज आ गया वो देखते हैं, पोस्ट अमेंडमेंट। तो प्रायर अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट को यहां पे हम समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये कवर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछे जा सकते हैं। पहला तो इसी पे पूछेगा, सेक्शन 13 किससे डील करता है। अमेंडमेंट से पहले ये क्या था, अमेंडमेंट से पहले की अगर मैं बात करूं, तो अमेंडमेंट से पहले थे आपका 2.5% ऑफ द पेड अप शेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, 2.5% ऑफ
पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो जितना पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है बैंकिंग कंपनी का, मैक्स टू मैक्स उतना ही कहीं ना कहीं कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ आपका यहां पे शेयर ऑफ बैंकिंग कंपनी वो दे सकते थे, इससे ऊपर नहीं दे सकते थे। फिर आपका आता है यहां पे पोस्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? अमेंडमेंट के बाद हमारे पास हुआ एक चेंजेस, जो कि बहुत अच्छा चेंजेस हुआ और जो जायज भी था। 2.5% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के इश्यूड शेयर कैपिटल का 2.5% आपको पोस्ट अमेंडमेंट मैक्स टू मैक्स यहां पे आप कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट और सेल ऑफ बैंकिंग कंपनी दे सकते हो। तो मार्क कर लो इसको, आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे एक एक नंबर आपके कवर हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट चाहे तो प्रायर अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आगे चलते हैं एक और सबसे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर में, जो कि आपका है ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस और टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कंपनी। ये क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनो। ये सारे नोट्स मैं इसलिए बना के दे रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम में आप नोट से ही पढ़ोगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास कि सारे हम इतनी मोटी बुक को पढ़ें। हमारे पास क्या कह रहा है, नो बैंकिंग कंपनी कैन ओपन एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस branches within India or outside India without the permission of Reserve Bank. Without the permission of what? Without the permission of Reserve Bank of India. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना ना तो आप कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर सकते हो, ना तो कोई ब्रांचेस को ओपन कर सकते हो विद इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। दैट्स अ फर्स्ट कंपल्सरी आपका रूल यहां पे आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, bank can be commence the temporary place of business without obtaining permission from Reserve Bank of India। परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना कोई परमिशन लिए हुए आप टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर सकते हो, ये अलाउड है। बट एक स्पेशल कंडीशन आता है, बट द पीरियड शैल नॉट बी एक्सीडेड बाय, बट द पीरियड फॉर सच बिजनेस, फॉर सच temporary place of business shall not exceed by what? Shall not exceed by 30 days. Shall not exceed by 30 days। अगर आपका टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस 30 दिन से एक्सीड नहीं कर रहा ना, इस पे इंस्टीट्यूट ने पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो यस ऑफ कोर्स आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप अपना टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस को कर सकते हो कमेंस बिना कोई परमिशन लिए। तो ये पहला ऐसा स्पेशल पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जिसमें परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है।
तो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप टेम्परेरी प्लेस ऑफ बिजनेस